अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड विद आयशा। ये लेक्चर पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। पहले आपने वो देखना है, उसके बाद आपने ये देखना है। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया ने क्या स्टेटमेंट्स दिए या क्या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इशू किया, पाकिस्तान उसके बदले में क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। 1999 अगस्त में इंडिया के दिल्ली स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ने एक स्टेटमेंट इशू किया था और उसमें उन्होंने क्लियर कट ये बात मेंशन कर दी थी कि उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। और उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि इंडिया के पास देयर इज अ ट्रायड ऑफ एयरक्राफ्ट, मोबाइल लैंड बेस्ड मिसाइल्स एंड सी बेस्ड एसेट्स। और साथ ही साथ ये बात भी कह दी गई थी कि इंडिया प्लान कर रहा है कि एक इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडिया बना ले। पाकिस्तान ने इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट इशू तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो कि को ऑथर किया था आगा शाहीन ने, जुल्फिकार अली खान ने और अब्दुल सत्तार ने। और इसमें इन्होंने ये बात मेंशन की थी कि साउथ एशिया के पास एक डेटरेंस वैल्यू मौजूद है। साउथ एशिया के पास एक डेटरेंस वैल्यू मौजूद है का क्या मतलब है कि अगर इंडिया इस तरह की कोई बात कर रहा है तो दूसरी न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान ही है ना। साउथ एशिया के पास एक डेटरेंस वैल्यू मौजूद है और ये कि पाकिस्तान को इस बात की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को काउंटर बैलेंस करे कि वो बॉम्ब अगर बना रहे तो हम भी एक बॉम्ब बनाए। और तीसरी बात इन्होंने ये कही थी कि पाकिस्तान शुड नेवर एग्री टू नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान को कभी भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना पड़ा तो पाकिस्तान विल यूज इट फर्स्ट, पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर अटैक करेगा। सब्सिक्वेंटली परवेज मुशर्रफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते रहे और उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान नीड्स नॉट मैच इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल विद इंडिया as missile for missile, bomb for bomb, because Islamabad cannot afford it। अब इंडिया पाकिस्तान के ही न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में अगर हम लोग देखें तो इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो दो एनिमीज की तरफ पॉइंटेड थे, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एनिमी की तरफ पॉइंटेड थे और वो था इंडिया। एक बात अगर हम लोग और देखें तो पाकिस्तान क्योंकि इंफीरियर है इन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और वैसे भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कन्वेंशनल वेपन्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान इज कंसिडर्ड इंफीरियर। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में ये बात सामने रखी है कि पाकिस्तान हमेशा फर्स्ट यूज पॉलिसी रखेगा। यानी पाकिस्तान के पास फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है तो पाकिस्तान जब कभी भी इस तरह से कोई थ्रेट पाकिस्तान को हुआ तो पाकिस्तान विल यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट। लेकिन अगर हम लोग थ्रेशहोल्ड की बात करें कि थ्रेशहोल्ड क्या होगा जो एक्सीड कर जाए तो पाकिस्तान फिर न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, तो ये बात कभी भी सर्टन नहीं रही कि पाकिस्तान कि क्या थ्रेशहोल्ड पाकिस्तान ने रखा हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेगा। आगे देखते हैं। पाकिस्तान में नॉट रीच द थ्रेशहोल्ड अंटिल अ लिमिटेड और फुल स्केल इन्वेजन वाज माउंटेड अक्रॉस द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर। तो हो सकता है कि पाकिस्तान उस थ्रेशहोल्ड को ना पहुंचे तब तक जब तक कि एक फुल स्केल इन्वेजन या फुल स्केल वॉर नहीं शुरू हो जाती। हो सकता है पाकिस्तान ने अपना थ्रेशहोल्ड पॉइंट वो सेट किया हुआ हो, उसके बाद पाकिस्तान ये डिसाइड करे कि अब न्यूक्लियर वेपन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये कहते हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि पाकिस्तान का थ्रेशहोल्ड क्या होगा, पाकिस्तान कब थ्रेशहोल्ड क्रॉस करेगा। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से थ्रेटन कर सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान थ्रेटन करने के लिए कोई और न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे या फिर पाकिस्तान इस तरह से अटैक करने से पहले थ्रेटन ही कर ले। यानी कि पाकिस्तान ने अपने थ्रेशहोल्ड के हवाले से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल एम्बिग्यूअस रखा हुआ है, इसीलिए ताकि पाकिस्तान की डेटरेंस क्रिएटेड रहे और वो वीकन ना हो जाए। जहां तक वेस्ट की बात है, वेस्ट ये कहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पाकिस्तान ये बात डिक्लेयर्ड रखे कि पाकिस्तान का थ्रेशहोल्ड क्या होगा। लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिस्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान अगर बता देगा, डिक्लेयर कर देगा कि पाकिस्तान का थ्रेशहोल्ड क्या है, तो जब तक थ्रेशहोल्ड नहीं पहुंचता उससे पहले तक के पाकिस्तान ने जो इवेंट्स रखे हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान ने थ्रेशहोल्ड यही रखा है कि अगर फुल स्केल वॉर होगी अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर तो ही पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। तो उससे पहले तो पाकिस्तान का एनिमी उससे छोटे लेवल के कोई भी अटैक्स करता रहेगा, नोइंग कि पाकिस्तान ने नहीं न्यूक्लियर वेपन यूज करना, तो फिर क्या फायदा। पाकिस्तान का ये कहना है कि फिर पाकिस्तान की डेटरेंस वीकर हो जाएगी अगर पाकिस्तान ने ये बात डिक्लेयर कर दी, इसलिए पाकिस्तान ने इस बात को एम्बिग्यूअस रखा हुआ है। आगे देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अगर
पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करे, जहां जहां मौजूद है उनको अटैक करने की कोशिश करे, ताकि पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी ना रखे। तो एज ए रिजल्ट पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स जहां जहां हैं उनको डिस्पर्स करके रखे, ताकि इन द केस ऑफ अटैक पाकिस्तान के पास इतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो बचे कि पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक कर सके। अदर देन दैट पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान अपने पास फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों को एज अ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंट रखे, यानी कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का कि पाकिस्तान एक तो खुद या तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो कि पाकिस्तान खुद पहली मर्तबा न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सके, या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये है कि एनिमी पहले न्यूक्लियर अटैक करे, पाकिस्तान उसको सस्टेन करे और फिर रिटेलिएट कर सके। ये है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो पाकिस्तान को फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों एज अ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंट रखनी होगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास सबमरीन बेस्ड मिसाइल सिस्टम होना चाहिए, और ये पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया। न सिर्फ एक्वायर किया बल्कि 2017 में इसे डिक्लेयर भी कर दिया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल्स के ऊपर अगर हम लोग कंस्ट्रेंट की बात करें तो एक ही कंस्ट्रेंट है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल्स पे आती है, और वो क्या है कि पाकिस्तान के पास फिसल मटेरियल के अमाउंट कम है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो असलम बेग ने, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान ट्राई टू क्रिएट अ न्यूक्लियर आर्सनल अराउंड 1/3 एज लार्ज एज दैट ऑफ इंडिया। ये बात समझी जाना और ये बात शुरू से ही अज्यूम की जाती है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है दैट इज इंफीरियर टू दैट ऑफ इंडिया। लेकिन 2002 में कुछ रिपोर्ट्स आई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कुछ एजेंसीज की तरफ से, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर टीवी पे भी उनको ब्रॉडकास्ट किया गया था, और उन रिपोर्ट्स में ये बात मेंशन की गई थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल्स वास्टली सुपीरियर है टू दैट ऑफ इंडिया विद अप टू 5 टाइम्स द न्यूक्लियर वॉरहेड्स। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा वॉरहेड्स हैं। अगर ये बात सच थी तो जो अज्यूम किया जाता था कि अगर पाकिस्तान के पास 10 to 15 न्यूक्लियर आर्सनल्स होंगे तो इंडिया के पास इन बिटवीन 25 to 100 होंगे। तो कहा यह जाने लगा कि इस बात को रिवर्स कर दिया जाए, पाकिस्तान के पास 25 to 100 है और इंडिया के पास 10 to 15 है अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स। तो फिर जनरल एंटनी ज़िनी ने भी ये बात उस टाइम पे कही, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। इनका भी ये कहना था कि डू नॉट अज्यूम दैट पाकिस्तानी कैपेबिलिटी इज इंफीरियर टू दैट ऑफ इंडिया। तो फिर अगर हम लोग देखें, जो हमने पहले भी बात कही कि जनरल मुशर्रफ ने ये बात कही थी और अक्सर कहा करते थे कि वी डू नॉट वांट टू मैच इंडियाज बॉम्ब फॉर बॉम्ब एंड मिसाइल फॉर मिसाइल। तो इसका ये मतलब था कि जनरल मुशर्रफ एक सुपीरियर लेवल से बात कर रहे थे। जनरल मुशर्रफ न्यू दैट पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन अगेन डिपेंड्स कि क्या वो रिपोर्ट्स ठीक थी या गलत। अगेन हम लोग ये बात करते हैं, और ये बात हमेशा से हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में देखी है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इस बारे में तो बहुत ज्यादा क्लियर कट है कि पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक, पाकिस्तान का पहले नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन जरूर था, लेकिन अब पाकिस्तान का डॉक्ट्राइन ये है कि पाकिस्तान हमेशा फर्स्ट यूज ही करेगा न्यूक्लियर वेपन को। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान के थ्रेशोल्ड के बारे में या फिर पाकिस्तान के न्यूक्स कितने हैं, तो इस बारे में पाकिस्तान ने हमेशा एम्बिग्विटी ही रखी है। आगे हम देख लेते हैं मिसाइल्स किसके पास कितने हैं। पाकिस्तान के मिसाइल्स देख लेते हैं। पाकिस्तान के पास कितने मिसाइल्स हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, ये कुछ नाम है जो कि मैंने विकीपीडिया से उठाए हैं। यू कैन ईजिली सर्च देम ओवर देयर। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये इसीलिए मैंने उठा लिए थे क्योंकि जिस बुक से मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, जो कि मैं भी आपको एंड पे सजेस्ट भी करूँगी कि आप भी वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा पुराना है। वहाँ पे बहुत कम मिसाइल सिस्टम्स पाकिस्तान के भी मेंशन है और इंडिया के भी। ये सब अभी जो हम देख रहे हैं एयर टू एयर शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स, ये सब पाकिस्तान के हैं। तो वहाँ पे बहुत कम मेंशन है, इसलिए आई थॉट कि मैं यहाँ पे इनको ऐड कर देती हूँ। यहाँ से आप पढ़ लें या फिर सिंपली आप विकीपीडिया पे अगर लिस्ट लिखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान दोनों के मिसाइल्स की आपको मिल जाएगी। यहाँ तक ये पाकिस्तान के हैं। इसके बाद ये कुछ टेबल्स, पृथ्वी मिसाइल सीरीज़, ये इंडिया का मुझे मिल गया था। इसके अलावा अग्नि इंडिया का जो मिसाइल सीरीज़ है, और इसके अलावा के सीरीज़ जो इंडिया के मिसाइल्स की है वो। तो ये कुछ मिसाइल्स थे इंडिया पाकिस्तान के पास, इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन कमांड एंड कंट्रोल पे है, ये देख लेते हैं। अब्दुल कदीर खान ने क्लियरेस्ट पॉसिबल वार्निंग दी थी कि एक्सीडेंटल डेटोनेशन हो सकती है न्यूक्लियर वेपन की, तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कमांड किसकी होगी, कंट्रोल किसका होगा, ये प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए। इसके अलावा आगा शाही ने भी ये वार्निंग दी थी। आगा शाही का ये कहना था कि यूएसएसआर और यूएस के दरमियान जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो
25 منٹس کا وارننگ ٹائم تھا مطلب انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل اگر فائر کیا جاتا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کرتا یو ایس ایس آر پہ، یا پھر یو ایس ایس آر کرتا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ، تو ان کے پاس 25 منٹس کا وارننگ ٹائم تھا. 25 منٹس تھے کہ پریپیئر کر سکتے تھے کاؤنٹر اٹیک کو. اور اگر سب میرین بیسڈ بیلسٹک میزائل ہوتا تو پھر اس کے لیے بھی ان کے پاس وارننگ ٹائم 15 منٹس کا تھا. لیکن کیونکہ پاکستان اور انڈیا بارڈر شیئر کرتے ہیں، ان میں وہ لینڈ یا پھر سی کا جو ڈسٹینس ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے پاکستان انڈیا کے پاس صرف اور صرف 3 to less than 10 منٹس کا وارننگ ٹائم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوکلیر ویپنز کے اوپر کمانڈ اینڈ کنٹرول پراپر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو اتنا کم ٹائم، رسپانس ٹائم اتنا کم، یہ شو کرتا ہے کہ دوسری اسٹیٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا اور اس پریشر میں آ کے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور اگر وہ نیوکلیر بام اسٹرائک کر لیا گیا تو پھر ڈسٹرکشن ہوگی اور پورے ریجن کے لیے ہوگی. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ وارننگز پاکستان کی طرف سے بھی آتی ہیں کہ اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے، اس طرح کی ڈیٹونیشن ایکسیڈنٹل ہو سکتی ہے، یا پھر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان ہمیشہ اس بارے میں انڈیگنٹ رہا ہے کہ پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کوئی لوپ ہول ہے. پاکستان اور ویسٹرن اسٹریٹجسٹ دونوں کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کوئی بھی لوپ ہول نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں نیوکلیر ہولوکاسٹ اگر ہو سکتا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے نیوکلیر ہولوکاسٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ نیوکلیر ویپن اسٹرائک ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر پاکستان انڈیا دونوں ڈیلیبریٹلی یہ ڈیسیجن لے لیں کہ ہم نے نیوکلیر ویپن ایک دوسرے کے اگینسٹ یوز کرنا ہے، تو ان دیٹ کیس آف کورس ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے بہت زیادہ لارج اسکیل کے اوپر. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں ایکسیڈنٹلی اگر نیوکلیر وار اسٹارٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹل پہلے اگر ڈیٹونیشن کسی ایک اسٹیٹ کی طرف سے ہو جائے اور دوسری پھر کاؤنٹر اس کو کر دے، اور تیسری چیز کہ انآتھرائزڈ یوز ہو جائے. جس طرح سے ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان اگر انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو پاکستان اپنی فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کرے گا، پاکستان اپنے نیوکلیر ویپنس کو سکیٹر کر سکتا ہے. اور سکیٹر کرنے میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر ویپن ان ہاتھوں میں چلے جائے کہ وہ انآتھرائزڈ یوز کر لیں، کیونکہ سکیٹر کرنے میں ٹیکنیشینز وغیرہ کے پاس اگر جا رہا ہے ویپن تو انآتھرائزڈ یوز اس کو کر سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ تینوں تھریٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ تھریٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر ڈیلیبریٹ ڈیسیژن لے لیا جائے کہ نیوکلیر ویپن یوز کرنا ہے تو اس کیس میں نیوکلیر ویپن کو فائر کرنے کے لیے بٹن پہ ہاتھ کس کا ہوگا. پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ ملٹری کے پاس اس کا کنٹرول ہے. لیکن ملٹری یہ بات کہتی ہے کہ کیونکہ بھٹو کے شروع کے اگر سال دیکھیں تو اس کے علاوہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا اس میں پاکستان کا یہ کنٹرول ملٹری کے پاس ہی رہا. تو ملٹری یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سویلین گورنمنٹس آتی رہیں، جیسے کہ بھٹو نے اس پروگرام کو شروع کیا، اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی یہ سویلینز کے پاس ہی تھا اس کا کنٹرول. اس کے بعد نواز شریف کے ٹائم پہ تو باقاعدہ نیوکلیر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تھے. تو سویلین گورنمنٹ کا اس میں بہت سارا رول رہا ہے، ویئر ایز ملٹری کا بھی اس میں پراپر رول رہا ہے. اور یہ بات ہم لوگوں کو اس سے پتہ لگتی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے یہ بات پاکستان کے کچھ سینئر اینالسٹ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہی پوائنٹ آف ویو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی شیئر کرتا رہا. کیونکہ 1998 میں افریقن ایمبیسی کے اوپر بامبنگ ہوئی تھی، تو اس کے ریٹرن میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے رسپانس دیا تھا، اور 1998 میں افغانستان کے اندر موجود کچھ ملیٹنٹ کیمپس کو ہٹ کرنے کا سوچا گیا تھا. اور ہٹ کرنے کے لیے جو میزائل تھا اسے پاکستان کے اوپر سے گزر کے جانا تھا. تو جنرل اینٹنی زینی آئے تھے اور انہوں نے آ کے نہ صرف پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی بلکہ آگے پاکستان کے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی، اور دونوں کو یہ بات ایشور کروائی کہ یہ میزائل افغانستان کے اوپر ہی اسٹرائک کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے اوپر سے گزر کے جائے گا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا میزائل ہے. پاکستان یہ بات نہ سمجھ لے کہ یہ انڈیا کا میزائل ہے. اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ان کا سویلین ایز ویل ایز ملٹری لیڈرشپ سے ملنا کہ پاکستان کے اندر شیئرڈ ہے یہ چیز کہ کس کا کنٹرول ہوگا نیوکلیر ویپن کے اوپر. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا کے اندر زیادہ جینوئن تھریٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو کولڈ وار. کولڈ وار کے اندر بھی 2 نیوکلیر اسٹیٹس تھیں جن میں کولڈ کانفرنٹیشن تھی، لیکن ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ کانفرنٹیشن زیادہ تھریٹ کیوں رکھتی ہے؟ کیونکہ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کی جہاں تک بات ہے تو وہ کامن بارڈر شیئر نہیں کرتے تھے. جہاں تک پاکستان انڈیا کی بات ہے، پاکستان انڈیا بارڈر شیئر کرتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ 1998 کے بعد جبکہ دونوں اسٹیٹس نیوکلیر ویپن ایکوائر کر چکی تھیں، اس کے بعد سے بھی دونوں
की आपस में हिस्ट्री है कि दोनों में आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और दोनों के पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। यूएसए और यूएसएसआर की जहां तक बात है तो उनमें भी एस्केलेशन जरूर हुई थी, लेकिन दे नेवर वेंट इनटू वॉर। जहां तक पाकिस्तान इंडिया की बात है तो पाकिस्तान इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनने के बाद भी सब कन्वेंशनल या कन्वेंशनल वॉर्स में जा चुके हैं। अब अगर हम लोग कमांड एंड कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के डॉक्ट्राइन को देखें तो इंडिया ये कैपेबिलिटी चाहता है कि इंडिया के पास जो पीसफुल डिप्लॉयमेंट हुई हुई मिसाइल्स की, इंडिया उसको फौरन से फुली एम्प्लॉयबल डिप्लॉयमेंट करे, यानी कि जब जरूरत पड़े इंडिया उसको वॉर में जाने के लिए फुली एम्प्लॉयबल बना दे। जहां तक पाकिस्तान के डॉक्ट्राइन की हम लोग बात करें तो पाकिस्तान ये चाहता है कि फुली असेंबल्ड न्यूक्लियर वेपन्स तो ना रखे पीस के टाइम के ऊपर, लेकिन जब जरूरत पड़े तो विद इन मिनट्स उनको रेंडर कर सके। इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के इंटेंशंस को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं और यूं पाकिस्तान और इंडिया दोनों डेलिब्रेट लेकिन अनसक्सेसफुल न्यूक्लियर डेटोनेशन की तरफ जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या साउथ एशिया के अंदर डेटरेंस काम करती है। साउथ एशिया के अंदर न्यूक्लियर डेटरेंस ने काम किया है या नहीं, फुल स्केल वॉर्स को होने से रोका है या नहीं, ये देख लेते हैं। जब से न्यूक्लियर वेपन बना उसके बाद से दो व्यू पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि रीजनल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है, वेराज बहुत सारे पाकिस्तानीज और इंडियंस का ये कहना है कि न्यूक्लियर वेपन बनने के बाद वो खुद को ज्यादा सिक्योर समझने लगे हैं। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि क्या न्यूक्लियर डेटरेंस ने काम किया या नहीं। सबसे पहला डिस्प्यूट अगर हम लोग देखें तो 1987 के अंदर एक्सरसाइज ब्रेस्ट एक्स हो रही थी। इंडिया के अंदर फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही थी जो कि पाकिस्तान को एक कंसर्न फील हुआ अगेन सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से, सस्पिशन की वजह से पाकिस्तान को कंसर्न फील हुआ और पाकिस्तान ने उस टाइम पे राजीव गांधी थे उनके प्राइम मिनिस्टर, उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं और ये जस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ही हैं। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि ये एक्सरसाइज ब्रेस्ट एक्स ऑपरेशन ब्रेस्ट एक्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान को इसके अगेंस्ट एक्ट करना होगा। यूं इस सस्पिशन की वजह से दोनों स्टेट्स में एस्केलेशन बढ़ गई, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान अपने F-16s को अपग्रेड कर रहा था और उसको ये परसीव किया गया कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए उस अपग्रेडेशन को मिस परसीव करने की वजह से, ये परसीव करने की वजह से कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहा है, ये एक डेटरेंट साबित हुआ एंड बोथ मैनेज टू डी एस्केलेट एंड कम टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 1990 में कश्मीर इशू, इस टाइम पे कश्मीर के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इंसर्जेंसी भी काफी हद तक बढ़ी हुई थी। एस्केलेशन हुई और लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस शेलिंग बहुत ज्यादा होने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बारे में कंसर्न था और कन्विंस्ड भी था कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इस बात के ऑर्डर्स दिए हैं कि पाकिस्तान असेंबल करे न्यूक्लियर वेपन को। हालांकि उस टाइम तक पाकिस्तान ने टेस्ट नहीं किया था और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हुआ था। पाकिस्तान को कंसर्न्स भी थे इसराइल को लेकर भी कि शायद इंडिया इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए प्लान ना कर रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 27 मई वाला इंसिडेंट हमने डिस्कस किया था। तो पाकिस्तान ने भी ये स्टेटमेंट दिया, डायरेक्टली इंडिया को दिया कि अगर इसराइल लॉन्च करेगा पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक तो पाकिस्तान उसको यही परसीव करेगा कि वो इंडिया ने किया है एंड बॉम्बे विल सीज टू एग्जिस्ट। तो यूं अगेन यहाँ पे न्यूक्लियर एलिमेंट का इन्वॉल्व होना ये शो करता है कि डेटरेंस वाकई में काम आई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कारगिल क्राइसिस 1999 में, तो इस टाइम पर भी पाकिस्तान के ट्रूप्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इंडिया की टेरिटरी को कैप्चर करना शुरू कर दिया था और इंडिया इस बात पे ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था कि इंडिया क्यों नहीं स्पॉट कर पाया उन ट्रूप्स को और अपनी टेरिटरी को कैप्चर होने से क्यों नहीं बचा पाया। अब इंडिया के पास ये ऑप्शन भी था कि इंडिया कहीं और से अटैक लॉन्च कर दे और यूं पाकिस्तान और इंडिया फुल स्केल वॉर में चले जाते, बट ऑन द अदर हैंड इंडिया ने डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज करने की कोशिश की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। इस बात पे इंडिया को काफी प्रेज भी किया गया था। इंडिया का ये कहना था कि हमारा पीसफुल मीन्स की तरफ रिजॉर्ट करना ये शो कर रहा था कि हम लोग वॉर में नहीं गए, फुल स्केल वॉर में नहीं गए। बट ऑन द अदर हैंड लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यही स्टेटमेंट्स आए थे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन एज अ डेटरेंट कॉज हुआ था, जिसकी वजह से फर्दर एस्केलेशन में दोनों स्टेट्स नहीं गई थी। और इसके बाद की अगर हम लोग इवेंट्स देखें, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर 2001 में जो अटैक हुआ था, या मुंबई अटैक्स 2008 में, या पुलवामा अटैक 2019 में, जो कि हम लोग पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस हमने आया में डिस्कस किया था, उसमें भी डिस्कस कर चुके थे कि इन तीनों के बाद भी एस्केलेशन तो दोनों स्टेट्स के दरमियान में हुई थी, हीटेड डिबेट्स भी हुई, फिर स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो क्लेम किया इंडिया ने, ये सब कुछ जरूर हुआ। बट एट द सेम टाइम न्यूक्लियर वेपन की प्रेजेंस की वजह से वी कैन राइटली से कि साउथ एशिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन ने जरूर डेटरेंस क्रिएट की है। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेटर है या नहीं? ऑफ कोर्स बीइंग पाकिस्तानीज वी वुड ऑलवेज डिनाई दिस, और
ऐसा हुआ कि कुछ इवेंट्स पास्ट में ऐसे हुए कि पाकिस्तान के ऊपर स्केप्टिसिज्म शो किया गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेटर है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस बात को डिनाई किया। देख लेते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान और चाइना के क्योंकि रिलेशंस बहुत अच्छे से शुरू से ही, तो ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना ने कुछ शेयर्ड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को हमेशा डिनाई किया। और ये बात कही गई कि चाइना ने पहले न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किया था, अगर प्रोलिफरेशन करता तो चाइना करता, वो पाकिस्तान को कुछ टेक्नोलॉजी देता ना, पाकिस्तान को एज अ प्रोलिफरेटर यहाँ पे क्यों परसीव किया जाए। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान अगर प्रोलिफरेशन करेगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन सी होंगी? सऊदी अरेबिया, गल्फ स्टेट्स और नॉर्थ कोरिया हो सकती हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स की जहां तक बात है तो पाकिस्तान उनके साथ शेयर करता है इस्लाम। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, पहली इस्लामिक स्टेट है जिसने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किया है, तो पाकिस्तान हो सकता है अपने इस्लामिक ब्रदरन को देने की कोशिश करे ये टेक्नोलॉजी। ये कंसर्न शो किया जाने लगा। नॉर्थ कोरिया का कंसर्न क्यों शो किया जाने लगा, आगे देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए सऊदी अरेबिया और लीबिया से हेल्प मांगी थी, तो ये कंसर्न शो किए जाने लगे कि क्योंकि पाकिस्तान को फंडिंग दी गई, बदले में हो सकता है ये कहा जाए कि अब आपने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं उनका कुछ बेनिफिट हमारे साथ भी शेयर करो, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी हमारे साथ भी शेयर करो कि हम बॉम्ब बना लें। तो इसलिए ये कंसर्न पाकिस्तान के बारे में शो किए जाने लगे कि पाकिस्तान के हाथों टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट होकर दूसरी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के पास ना चली जाए। उसके बाद 1999 में और 2000 में भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए। 1999 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस आए और उन्होंने कोहुटा लेबोरेटरीज का प्रॉपर विजिट किया, और यही बात दोबारा कही जाती है कि 2000 में यूएई के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए, उन्होंने भी ये विजिट किया। ऑल्दो पाकिस्तान ने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा, इस बारे में भी डिफरेंट कंट्रोवर्सीज हैं कि ये विजिट्स वाकई में कोहुटा लेबोरेटरी के हुए थे। अगर हुए थे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इंटेंट्स टू गिव इट्स टेक्नोलॉजी टू अदर्स। दूसरी बात, ये कंसर्न शो किया जाने लगा, मैंने यहाँ पे नोट किया है कि नहीं किया हुआ, ये कंसर्न भी शो किया जाने लगा कि पाकिस्तान के पास, क्योंकि जब पाकिस्तान के ऊपर डेट बहुत ज्यादा होगा और पाकिस्तान को पता होगा कि मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेल कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस डेट, तो हो सकता है फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी और को दे दे। उसके बाद पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया, कहा जाता है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की मदद से वार्निंग मिसाइल्स क्रिएट किए थे, तो क्योंकि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की मदद से किए थे तो इसलिए पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना दे दे। खैर बाद में नॉर्थ कोरिया ने अपने टेस्ट कर भी लिए कंडक्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यूएस का कंसर्न ये भी था नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्टिंग से पहले तक कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में या फिर कोहुटा लेबोरेटरीज में काम किया और बाद में जो रिटायर हो गए हैं, तो वो लोग अगर जाके नॉर्थ कोरिया में काम करेंगे तो नॉर्थ कोरिया को उस तरह से टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और फाइनली अगर हम लोग बात करें तो जो पाकिस्तान में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2 का प्रॉपर एक टॉपिक भी है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन MLP हंटिंगटन ने जब ये प्रपोज किया था तो उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट सिविलाइजेशन आपस में क्लैश करेंगी, और उनमें एक क्लैश उन्होंने ये बताया था कि इस्लामिक स्टेट्स का वेस्टर्न स्टेट्स के साथ क्लैश होगा। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग सक्सेसफुली कर ली थी तो वेस्टर्न कंट्रीज में एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बट ऑन द अदर हैंड मुस्लिम कंट्रीज ने बहुत रिजॉइस किया था, ओपनली पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट किया था। दिस शोज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ तक कुछ हद तक ये बात जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को भी जस्टिफाई करती है। ऑल्दो ये कहना सिर्फ कि बाकी सारी सिविलाइजेशंस का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और सिर्फ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऐसी है जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चैलेंज करेगी। दिस अगेन इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कुछ हद तक हम कहते हैं कि जस्टिफाई भी हो सकती है। एनी हाउ, ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात कही हुई है जो बुक आपको सजेस्ट करने लगी हूँ जहां से आपने ये टॉपिक पढ़ना है। ओवन बेनेट जॉन्स की बुक है पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी इसका नाम और ऑथर का नाम। ये आपने टॉपिक सारा का सारा वहां से पढ़ना है, पार्ट 2 का भी और पार्ट 1 का भी। And remember what you promised with me at the start of this video. If this video benefited you, you have to share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel because Pakistan Affairs lectures have just begun. More videos are yet to come. Thank you. Allah Hafiz.